आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व कि आज विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों बना हुआ है। इसके क्या कारण है कि आज विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके पीछे जुड़ा हुआ है विभिन्न देशों की आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधनों की अगर आयात निर्यात नहीं करेंगे तो उस देश का आर्थिक विकास है ना प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ किसी क्षेत्र का विशिष्टीकरण, किसी क्षेत्र के अंदर ऐसे विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो अन्य क्षेत्रों में इनका अभाव होता है। इसकी पूर्ति करने के लिए वो दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह अस्तित्व बना हुआ है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होता है, यानी क्यों एक देश दूसरे देश के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। तो इसमें अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेनली आधार क्या है, किस आधार पर, किस बेस पे ये व्यापार होता है। तो एक पे आता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी राष्ट्रीय संसाधन किसी एक ही देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में संसाधन अधिक होते हैं, कुछ संसाधनों का अभाव होता है किसी क्षेत्र में, तो उनकी पूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो इसके क्या कारण रहे हैं, एक तो होता है भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता का प्रमुख कारण रहा है भौगोलिक संरचना, धरातल की बनावट, या अपने ये कह सकते हैं कि धरातल की प्रकृति व स्वरूप। क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की धरातलीय संरचना पाई जाती है। कहीं पर पर्वतीय संरचना है, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो वो संसाधनों की भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो पठारी क्षेत्रों को अगर देखा जाता है तो पठारी क्षेत्रों में खनिज, धात्विक खनिज जो होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है, यानी धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। या अपन कहें कि नदी घाटी क्षेत्र है, उन नदी घाटी क्षेत्रों में कोयला वगैरह ज्यादा पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल वगैरह ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे में ये तो भौगोलिक संरचना है, वो ज्यादातर खनिजों की उपस्थिति को निर्धारित करती है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय देश है जिसे खाड़ी देश बोला जाता है, उन देशों के अंदर ज्यादातर ईंधन खनिज मिलता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह मिलते हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रहा है। जैसे होर्मुज जो स्ट्रीट है उसको बंद कर दिया गया है, तो पूरे विश्व के अंदर इन ऊर्जा के संसाधनों की जो है ना वो संकट पैदा हो गया। तो यानी कि उन खाड़ी देशों के अंदर ज्यादातर ये ऊर्जा संसाधन है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं। इस कारण मरुस्थलीय क्षेत्र है वो, तो उसके कारण लोग ज्यादातर उन देशों के ऊपर ऊर्जा के लिए निर्भर है, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तेल के लिए निर्भर है। ऐसे में अब वो अपने देश की एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वहां से वो खनिजों का आयात करते हैं और वो देश विभिन्न पदार्थ उनको देते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ है ना वो जुड़े हुए होते हैं। ये निर्भर करता है भौगोलिक संरचना के ऊपर। तो कई देशों की भौगोलिक संरचना मरुस्थलीय है, वहां पर ये ऊर्जा के संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है दूसरा पॉइंट आ गया इसमें आपका जलवायु। यानी जलवायु भी एक प्रमुख कारक की भूमिका निभाता है। किस प्रकार से निभाता है, क्योंकि जलवायु के अंदर जैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई, तो जिन क्षेत्रों के अंदर उष्ण कटिबंधीय कुछ, जैसे मान लो फसल वगैरह है, ज्यादातर जलवायु फसलों को प्रभावित करती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे है, फसलें हैं जो केवल गर्म ऋतु में, गर्म शुष्क ऋतु में उत्पादित होती है। जैसे आपका रबड़ हो गया, कपास, आपका ये कॉफी हो गया। ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जो मरुस्थलीय इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ज्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में ज्यादा विकसित होते हैं, तो उनका विकास उन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो ऐसे में उनकी पूर्ति के लिए बाकी शीतोष्ण कटिबंध वाले जो लोग होते हैं ना, उन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होते हैं, जहां से वो अपने पदार्थों को निकाल, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ ला सकते हैं। फिर आ गया खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, यानी ये खनिज संसाधन किनके ऊपर निर्भर करते हैं, ये धरातल की संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार की धरातलीय संरचना पाई जाती है। कि किसी क्षेत्र की अगर पठारी संरचना है, पठारी संरचना अगर है, तो पठारी संरचना में आपको जो है ना वो धात्विक खनिजों की उपस्थिति ज्यादा मिलेगी, धात्विक खनिज मिलेंगे आपको। तो उन क्षेत्रों में ज्यादातर व्यापारिक होता है।
अगर मरुस्थलीय है, वहां की संरचना, अगर किसी भी क्षेत्र की संरचना मरुस्थलीय है तो वहां पर खनिज तेल है ना वो प्राप्त होगा। तो यानी कि उससे भौगोलिक खनिज संसाधनों की उपलब्धता जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? खनिजों के ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जैसे मान लो नदी घाटी युक्त क्षेत्र है, नदी घाटी युक्त क्षेत्रों के अंदर भी ज्यादातर कोयला वगैरह ऊर्जा का संसाधन ही है, लेकिन कोयले वगैरह की उपस्थिति ज्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय संसाधनों की जो भिन्नता है वो एक देश से दूसरे देश के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है। इस कारण इस वजह से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व बना हुआ है। इसके बाद में और दूसरा कारक आ जाता है जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक यानी किसी देश के और दूसरे देश की व्यापारिक गतिविधियों के लिए जनसंख्या भी जो है ना वो महत्वपूर्ण कारक निभाती है। जैसे सांस्कृतिक कारक हो गया इसमें, सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश के की जो विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे आपने सुना होगा चीन की, सॉरी, जैसे चीन है, चीन की चीनी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन वगैरह है, वस्तुएं वगैरह है, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये उस देश की संस्कृति हो गई। तो ये विश्व प्रसिद्ध है, ये चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह जो है। जैसे ईरान है, ईरान की कालीन विश्व प्रसिद्ध है। एक है जैसे भारत है, भारत की संगमरमर की मूर्तियां, भारत की संगमरमर की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भारत की विश्व की संस्कृति होगी, यानी कि भिन्न भिन्न देशों के अंदर ऐसी कोई वस्तुएं होती है जो काफी ज्यादा प्रसिद्धि ली हुई होती है, वो विश्व के अन्य किसी देश वगैरह में नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में लोग उस वस्तु के लिए उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए चीन से संपर्क है, कालीन के लिए ईरान से है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए भारत से जो व्यापार किया जाता है। तो ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना वो बढ़ जाता है। तो यानी कि जो सांस्कृतिक कारक होते हैं वो भी ज्यादातर विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। फिर एक आ जाता है इसी का भाग जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, देखो जनसंख्या का जो आकार है वो भी किसी देश की जनसंख्या का जो आकार है वो भी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं या व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस देश के अंदर जनसंख्या का आकार ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है, वो देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जिस देश की ज्यादा जनसंख्या है वो देश विश्व का एक बाजार बन जाता है, क्योंकि विश्व में उत्पादित होने वाली वस्तुएं लोगों द्वारा खरीदी जाती है और जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है उस देश में वस्तुएं ज्यादा खरीदी जाएंगी। तो यानी कि ज्यादा जनसंख्या वाले देश एक बाजार उपलब्ध करवाते हैं विभिन्न देशों के लिए, तो वो विभिन्न देशों की वस्तुएं उस देश में आएंगी, वो लोगों तक पहुंचेंगी, तो उससे उसकी मांग है ना वो बढ़ जाती है। तो वो देश अधिक जनसंख्या वाले देशों के साथ संपर्क में रहता है, क्योंकि उनके वहां पर निर्मित वस्तुएं को वहां पर दूसरे देश में बाजार उपलब्ध हो जाता है। तो जनसंख्या का जो आकार होता है वो जनसंख्या आकार किसी देश के विकास के लिए या दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है कि कौन से क्षेत्रों में जो कमी है, कौन से क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की अधिकता है, तो अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों की ओर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है और यही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में अगला आ जाता है आर्थिक विकास। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक विकास। ये आर्थिक विकास जो है यानी हर देश अपने विकास के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो है ना वो निर्माण करता है। यानी जैसे मान लो अपन ये कहे कि एक देश दूसरे देश के लिए या खुद के देश के विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लाता है। जैसे मान लो भारत को उदाहरण मानकर चले तो भारत में जैसे मान लो खनिज संसाधन तो हैं लेकिन ऊर्जा संसाधनों की कमी पाई
जाती है। तो अब देश के विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में भारत उन देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित रखता है या अपनी एक विदेश नीति के तहत व्यापारिक संबंध बनाए रखता है, जहां पर ऊर्जा के संसाधन अधिक पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह जो है ना, प्राकृतिक उत्पाद जो है वो ज्यादा पाया जाता है। उन देशों के साथ वो संपर्क स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि उन देशों के ऊपर उस देश का यानी भारत का विकास, आर्थिक विकास निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था यानी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के संचालन के लिए जो डीजल पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, अगर उनका संचालन, जैसे परिवहन के साधन, उनका संचालन नहीं होता और ज्यादातर आर्थिक विकास इन साधनों के ऊपर ही निर्भर करता है, तो इसके संचालन के लिए या अपने देश के विकास के लिए दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बनाए रखना होता है। और यही आवश्यकता या ये कमी कह सकते हैं कि यही एक देश में जो विभिन्न संसाधनों की कमी दूसरे देश की अधिकता वाले क्षेत्रों से है ना अपने आप को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आ जाता है पूंजी निवेश की सीमा। पूंजी निवेश की सीमा, इन पूंजी निवेश की सीमा देखो, विकसित और विकासशील विश्व में अगर देखा जाता है तो विश्व के देशों की दो तीन श्रेणियां बनी हुई हैं। विकसित देश है, विकासशील देश है और अल्प विकसित देश है या अल्प विकासशील देश है। तो उनमें ज्यादातर जो विकसित देश होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उनका आदान प्रदान करते हैं। वो उन देशों का चुनाव करते हैं जिन जो देश काफी ज्यादा गरीब हैं, उन गरीब देशों के अंदर वो अपनी पूंजी लगाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पर कार्यों का संचालन करते हैं। तो कम श्रमिक के तौर पर उन विकसित देशों को लेबर मिल जाती है और उन देश जो अधिक लेबर वाले या कम विकसित जो देश है ना, उनको वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र के अंदर या किसी देश के अंदर खनिज तेल वगैरह पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अब उस देश के पास उन भूमि के अंदर से, जमीन के अंदर से उनको निकालने की ना तो पर्याप्त पूंजी है उनके पास और ना ही पर्याप्त तकनीकी है और ना ही मशीनरी है। तो ऐसे में वो विकसित देश हैं, उन देशों को वो आमंत्रित करता है। तो वो देश वहां पर अच्छी पूंजी का निवेश करते हैं, अच्छी तकनीकी का, मशीनरी का प्रयोग करके वहां से वो खनिज संसाधन वगैरह निकालते हैं और उनका उपयोग फिर वो दोनों देश अपने आर्थिक विकास के लिए करते हैं। इसके अलावा जैसे कई उद्योग, बड़े उद्योग, मशीनरी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो उन देशों में जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, श्रम शक्ति कम है, वहां पर अधिक है लेकिन पूंजी पैसे कम लेते हैं वो, तो वहां पर वो उद्योग स्थापित करेंगे ताकि मशीनरी वगैरह उद्योगों का संचालन विकसित देशों का होता है और श्रमिक अल्प विकसित देशों की वहां पर लग जाते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों में वो पूंजी का निवेश करते हैं जहां पर उन्हें वो देश कम विकसित होते, उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। इसके बाद में एक कारक और आता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन यानी कि कैसे परिवहन के साधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व प्रदान करते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि परिवहन के साधनों से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व जो है ना, वो इन परिवहन के साधनों के द्वारा ही बना हुआ है। प्राचीन काल का जो व्यापार होता था, जैसे अभी अपन ने दो वीडियो से पहले अपन ने पढ़ा था रेशम मार्ग, यानी कि यूरोपीय विकसित जो देश हैं उनके साथ एशियाई देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध होता था उस समय ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था या परिवहन के साधन नहीं थे, इसलिए स्थलीय मार्गों से भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं पर विशेषकर घोड़ों के माध्यम से व्यापार होता था। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते जल परिवहन का मार्ग निकल निकाल चुका था या बोट वगैरह, नौकाएं वगैरह, जहाजें वगैरह बनने के कारण 15वीं शताब्दी के बाद से जो है ना ये मार्ग लगभग बंद सा हो गया और समुद्री मार्ग का भारत के साथ यूरोप, एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित हो गया। फिर धीरे धीरे और ज्यादा देखा गया तो आधुनिक बोट, आधुनिक बड़ी बड़ी जहाजें आ गई जिसमें प्रशीतन वगैरह सारे लगे हुए होते थे। इसके अलावा फिर वायु परिवहन का विकास हुआ। तो ऐसे में परिवहन के साधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैसे प्राचीन काल में जो जहाजों के साथ भी व्यापार होता था, तो जैसे आपने देखा होगा असव अक्षांश, यानी इन असव अक्षांशों के माध्यम से जो व्यापारिक पाउनें चलती थी यहाँ से, उनमें व्यापारी जहाजों में घोड़ों को लाद कर लाते थे और आधे घोड़े जो है ना जहाजों में मर जाते थे, उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। फिर जहाँ घोड़े हो गए या अन्य जानवर हो गए दूसरे देश में जाते थे तो वहां पर वो आधे रह जाते थे और उनकी मात्रा कम होती थी। ऐसे में आजकल पशुओं को, जीवित पशुओं को नहीं ले जाता बल्कि काट छांट कर वहीं पर डिब्बा बंद करके है ना वो भेजा जाता है, क्योंकि जहाजों में प्रशीतन की व्यवस्था है वो खराब नहीं होते। तो ऐसे आधुनिक तकनीकी के कारण परिवहन के साधनों का विकास हुआ है और आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये परिवहन के जो साधन है अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
तो ऐसे में ये कुछ कारक रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व प्रदान करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता, यानी कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे भौगोलिक संरचना के ऊपर वो निर्भर करते हैं कि वहाँ की भौगोलिक संरचना कैसी है, पठारी है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय है तो खनिज तेल पाया जाएगा, पठारी है तो अधिकांश धात्विक खनिज पाए जाते हैं, समतल मैदानी भाग है तो वहाँ पर कोयले वगैरह की उपलब्धता होती है। फिर आ गया जलवायु, यानी उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पर फसलों का उत्पादन ज्यादातर शीत प्रदेशों में होता है, उष्ण प्रदेशों में नहीं होता, तो ऐसे में शीत प्रदेशों से वो वस्तुएं उष्ण प्रदेशों में भेजी जाती है। कुछ उष्ण प्रदेशों में होता है, जैसे कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, ये चीजें जो होती है वो उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध या शीतोष्ण में भेजी जाती है। तो जलवायु निर्भर करती है। खनिज संसाधन, यानी वही खनिज संसाधन जो भौगोलिक संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं। पठारी में धात्विक खनिज ज्यादा, मरुस्थली में खनिज तेल वगैरह, मैदानी भागों में कोयले वगैरह की उपस्थिति होती है, तो उसमें असमानता पाई जाती है। जहां पर इनका अभाव होता है, वो उन क्षेत्रों में संसाधन की कमी होती है, तो दूसरे क्षेत्रों से उन्हें मंगवाया जाता है। फिर आ गया जनसंख्या कारक भी इसके लिए उत्तरदायी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो अस्तित्व क्यों बना हुआ है, इसमें सांस्कृतिक कारक है, संस्कृति से जुड़े हुए, यानी कि किसी देश की जो संस्कृतियां हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वो अलग-अलग प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व प्रदान करते हैं। जैसे चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन प्रसिद्ध है, ईरान की कालीन होगी और भारत के संगमरमर की मूर्तियां हो गया, संगमरमर से बनी हुई वस्तुएं होगी। अब जो देश इन चीजों की चाह रखता है, उन देशों को इन देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही होगा, यह व्यापारिक संबंध बनाना ही होगा। तो ऐसे में एक देश के द्वारा दूसरे देश से व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। अपन कह सकते हैं कि आवश्यकता आवश्यकता जो होती है ना, वो सारे काम करवाती है। तो आवश्यकता ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने में आज भी जो है ना वो जरूरी बना हुआ है। एक हो गया जनसंख्या का आकार, यानी जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, उस देश के अंदर रोजगार के अवसर तो कम होंगे, लेकिन विभिन्न देशों से जो कंपनी आकर वहां पर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि जनसंख्या एक बाजार उपलब्ध करवाती है और बाजार वस्तुओं के खपाने के काम में आता है। तो ऐसे में बड़े उद्योग, मशीनरी वगैरह होते हैं ना, वो बाजार के लिए तैयार होते हैं। फिर आ गया आर्थिक विकास यानी एक देश अपने आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करता है, व्यापारिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, क्योंकि देश को चलाने के लिए आर्थिक विकास का होना जरूरी है। और ऐसे में वो क्या करेगा, उनके पास जो खनिज संसाधन वगैरह है, जो भी वस्तुएं अधिक होती है, उन्हें दूसरे देशों में बेचकर उससे मुनाफा कमाकर अपने देश के विकास में सहायता करता है। तो आर्थिक विकास भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लगातार बनाए रखने में सहयोग करता है। पूंजी निवेश की सीमा, या पूंजी निवेश अपन जिसे कह सकते हैं कि कुछ अल्प विकसित गरीब देश हैं, वहां पर पर्याप्त खनिज संपदा वगैरह पाई जाती है, बड़े बड़े बागानों के अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, लेकिन वहां पर पूंजी का अभाव होने के कारण वो वहां पर स्थापित नहीं कर पाते। तो ऐसे में पूंजीपति जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, उद्योग वगैरह लगाते हैं, या वो देश उनको आमंत्रित करते हैं और बड़े बड़े बागान लगाकर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो केवल कच्चे माल की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, विकसित देश यहाँ पर उद्योगों की स्थापना कर लेते हैं और वहां से कच्चा माल लाकर तैयार माल भेज देते हैं। जैसे विकसित देश होते हैं, वो तैयार माल को ज्यादातर विदेशों में भेजते हैं और मशीनरी को भेजते हैं, बल्कि अल्प विकसित देश है, वहां पर कच्चे माल की आपूर्ति है, तो वो क्या करते हैं कि कच्चा माल विभिन्न क्षेत्रों में भेजा करते हैं। तो ये पूंजी निवेश के लिए उत्तरदायी है। एक है परिवहन के साधन, यानी कि पूरा का पूरा ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो अस्तित्व जो आज बना हुआ है, सारा का सारा परिवहन के ऊपर निर्भर करता है। प्राचीन काल के परिवहन के माध्यम देख लो और आज के परिवहन के माध्यम देख लो, जैसे-जैसे समय होती व्यतीत होता जा रहा है, आधुनिक प्रकृति के आधुनिक परिवहन के साधनों का है ना वो विकास हो रहा है। पहले पशुओं से ज्यादातर परिवहन होता था, फिर हाथों से पालदार नौकाएं आई, और फिर विद्युतीकृत नौकाएं जो है ना वो आई, और पूरी की पूरी एयर कंडीशनर नौकाएं वगैरह चलती है, जहाजें चलती है, बड़ी-बड़ी विशालकाय जहाजें है ना वो समुद्र के अंदर दौड़ रही है। वो एक दूसरे के व्यापारिक महत्व को बढ़ाने के लिए आज समुद्र में आपको बहुत से मार्ग ऐसे हैं, जैसे अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक हो गया, राइन नदी हो गया, पनामा नहर, सुएज नहर, ऐसे समुद्री मार्ग रहे हैं, जल मार्ग रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी गति प्रदान करते हैं, काफी ज्यादा महत्व प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व बना हुआ है। इससे जुड़ी और चीजें आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसे लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम अधिक लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।